हेलो एवरीवन और उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज के वीडियो में मैं लेकर आया हूँ फोर्स एंड मोशन का वन शॉट वीडियो, जिसमें से हम कुछ एमसीक्यूज, कुछ टॉपिक्स कवर करेंगे और क्या क्या टॉपिक्स हो सकते हैं वो कवर करेंगे आज के वीडियो में। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, आपके लिए है, आप इसे फायदा उठा सकते हैं और एमसीक्यूज और बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। आइए फोर्स एंड मोशन को समझते हैं कि क्या है। पहले तो फोर्स क्या है, व्हाट इज द फोर्स। पहले फोर्स एंड मोशन में से दो टॉपिक्स हैं जो हम कवर करेंगे, एक काइनेमेटिक्स कवर करेंगे प्लस में डायनामिक कवर करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं कि काइनेमेटिक्स क्या है। काइनेमेटिक्स, व्हाट इज द काइनेमेटिक्स। तो काइनेमेटिक्स की डेफिनेशन है काइनेमेटिक्स की डेफिनेशन है जो काइनेमेटिक्स जो काइनेमियम वर्ड से लिया गया है और उसमें हम स्टडी ऑफ द मोशन करते हैं, मोशन की स्टडी करते हैं बट विदाउट रेफरेंस कॉज ऑफ मोशन। पर उसमें हम ये कॉज नहीं पढ़ते। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है या कोई कार है वो चल रही है तो हम वो मोशन तो कर रही है ना, उसके स्टडी करेंगे, बिल्कुल पढ़ेंगे, पर ये नहीं पढ़ेंगे ये क्यों चल रही है, क्योंकि फोर्स की वजह से ही चल रही है। क्योंकि बट हम यहाँ फोर्स के काजेस नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ क्या करेंगे, मोशन की स्टडी करेंगे। उसको हम क्या कहते हैं, काइनेमेटिक्स कहते हैं। और डायनामिक आता है, दूसरी ब्रांच फोर्स मोशन की, डायनामिक। डायनामिक क्या है, व्हाट इज द डायनामिक। याद रखिएगा, डायनामिक भी स्टडी ऑफ मोशन है बट विथ रेफरेंस ऑफ कॉज ऑफ मोशन। पर इसमें हम कार मोशन का काज पढ़ेंगे। जैसे कार है, चल रही है, ठीक है, वो क्यों चल रही है, काज क्या है उसका, फोर्स है, बिल्कुल। तो ये डायनामिक में पढ़ेंगे। तो हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको ये दो डेफिनेशन समझ आ गई होगी। काइनेमेटिक्स क्या है प्लस में डायनामिक क्या है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले इन अवर फिजिक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए डिस्कस करते हैं कुछ मोशन। ठीक है, तो काइनेमेटिक्स के कुछ मोशन से हैं, टाइप्स हैं, वो डिस्कस करते हैं। कौन कौन से टाइप्स हैं काइनेमेटिक्स का मोशन का टाइप। पहला हम लीनियर मोशन को डिस्कस करते हैं। व्हाट इज द लीनियर मोशन। अगर कोई कार है, अगर कोई ऑब्जेक्ट है या कोई कार है, लीनियर पाथ मूव कर रही है, लीनियर चल रही है, ठीक है, तो एक ही डायरेक्शन में चल रही है, तो उसको हम लीनियर मोशन कहते हैं। दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ द काइनेमेटिक्स मोशन। सेकंड टाइप कौन सा है वो डिस्कस करते हैं। आइए डिस्कस करते हैं दूसरी टाइप डिस्कस करते हैं कि ऑसिलेटरी मोशन क्या है। व्हाट इज द ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, याद रखिएगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट है, इफ द ऑब्जेक्ट है टू एंड फ्रो अबाउट अ मीन पोजीशन, अगर कोई ऑब्जेक्ट है अपनी मीन पोजीशन के थ्रू टू एंड फ्रो कर रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं, ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, ओसिलेटरी मोशन कहते हैं। जैसे कि ये पेंडुलम है, पेंडुलम क्या करता है कि अगर ये बॉब पहले रेस्ट में है, एक लड़का हुआ है, ठीक है, लड़का हुआ है, जिस पॉइंट पे ये मूव नहीं कर रहा पेंडुलम का बॉब, वो पॉइंट उस पॉइंट को हम कहते हैं मीन पोजीशन। ठीक है, अब पेंडुलम क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, अब मूव कर रहा है एंड मीन पोजीशन से होकर थोड़ा ऊपर जा रहा है, ऊपर जाके एक पॉइंट पे रुकता है, जिस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, एक्सट्रीम पॉइंट कहते हैं। ठीक है, फिर क्या करता है, वो बॉब मीन पोजीशन पे आता है, फिर दूसरी साइड जाता है, फिर एक पॉइंट पे रुकता है, उसको हम क्या कहते हैं, एक्सट्रीम पॉइंट कहते हैं। तो ये देखो, आप देख रहे होंगे कि बॉब आगे भी चल रहा है, फिर पीछे आके उस मीन पोजीशन से होकर फिर दूसरी साइड जा रहा है। इट मीन्स वो अपनी मीन पोजीशन से भी जा रहा है और आगे भी जा रहा है, फिर बैकवर्ड आ रहा है, फिर मीन पोजीशन से होकर आगे जा रहा है, फिर बैकवर्ड जा रहा है। तो इस मोशन को हम क्या कहते हैं, ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी मीन पोजीशन से होकर टू एंड फ्रो करे, टू एंड फ्रो अबाउट मीन पोजीशन, टू एंड फ्रो, या ये भी कह सकते हैं, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करे, फिर हमें मीन पोजीशन से होकर फॉरवर्ड मूव करे और फिर बैकवर्ड उस साइड पे आए, पॉइंट पे आए, तो उसको भी हम क्या करें, ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट टू एंड फ्रो करे अबाउट मीन पोजीशन, उसको क्या कहते हैं, ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। एंड दूसरी पॉइंट डिस्कस करने आए हैं, जैसे कि ये पेंडुलम क्या करता है, एक बॉब से एक्सट्रीम पॉइंट तक जाता है, फिर एक्सट्रीम से मीन पोजीशन तक आता है, फिर मीन पोजीशन से एक्सट्रीम तक जाता है, फिर एक्सट्रीम से मीन पोजीशन तक आता है।
तो स्टूडेंट्स ये देखो कि एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के बाद ये पेंडुलम अपनी मोशन को रिपीट कर रहा है। दिस इज कॉल्ड पीरियडिक मोशन। इसको हम क्या कहते हैं? पीरियडिक मोशन कहते हैं। जैसे कि ये सूरज का एग्जांपल है। सूरज बीच में खड़ा है, अर्थ चारों तरफ घूम रही है। 365 डेज के बाद एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करेगी, अपनी मोशन फिर से रिपीट करेगी ओरिजिन से, क्योंकि अर्थ सूरज की जो चारों तरफ 365 डेज में एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करती है, फिर से अपनी मोशन रिपीट करिए। दिस इज कॉल्ड पीरियडिक मोशन। ये क्या है? पीरियडिक मोशन है। अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी मोशन को रिपीट करे एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के बाद, दिस इज कॉल्ड पीरियडिक मोशन। इससे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आती है कि याद रखिएगा, एवरी ऑसिलेटरी मोशन इज अ पीरियडिक मोशन, बट एवरी पीरियडिक मोशन इज नॉट ऑसिलेटरी मोशन। वो कैसे? देखो, ऑसिलेटरी मोशन मैंने आपको बताया कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी मीन पोजीशन के अबाउट टू एंड फ्रो करे और मीन पोजीशन से फॉरवर्ड भी जाए, बैकवर्ड भी आए, फिर मीन पोजीशन से फॉरवर्ड जाए, फिर बैकवर्ड आए, उसको हम ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। ठीक है, पर मीन पोजीशन से होकर जा रहा है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, मोशन तो अपनी रिपीट कर रहा है, पर अपनी मीन पोजीशन से होकर आगे जा रहा है, होकर बैकवर्ड जा रहा है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये पेंडुलम क्या करता है? अपनी मोशन को रिपीट करता है, इसलिए वो पीरियडिक मोशन है ही है। ठीक है, ऑसिलेटरी मोशन तो है ही है, क्योंकि मीन पोजीशन से होकर आगे जा रहा है, मीन पोजीशन से आके बैकवर्ड होके आगे जा रहा है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, पर इससे पता चला कि ऑसिलेटरी मोशन क्या है? पीरियडिक मोशन है। ठीक है, तो एवरी पीरियडिक मोशन ऑसिलेटरी क्यों नहीं है? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो, सूरज है, बीच में खड़ा है और अर्थ चारों तरफ चक्कर लगा रही है, बिल्कुल। तो क्या ये मीन पोजीशन से अपनी मोशन को रिपीट कर रही है? बिल्कुल रिपीट कर रही है 365 डेज के बाद, इसलिए वो पीरियडिक मोशन तो है ही है। क्या ये ऑसिलेटरी मोशन है? नो। क्यों? क्योंकि ये मोशन तो रिपीट कर रही है, पर अपने मीन पोजीशन के अराउंड नहीं जा रही, क्योंकि मीन पोजीशन उसका क्या है? सन है, और सन के चारों तरफ घूमती है, सन से होकर आगे नहीं जाती। इसलिए ये क्या है? दिस इज कॉल्ड नॉट द ऑसिलेटरी मोशन। पीरियडिक मोशन तो है, पर ऑसिलेटरी मोशन नहीं। तो every oscillatory motion is a periodic motion, but every periodic motion is not oscillatory motion। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो ये तो तीन टाइप्स हो गए, और ये काफी है आपके लिए काइनेमेटिक्स के लिए। और हम डीप में कुछ चीजें नहीं डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे यहाँ इन शॉर्ट वीडियो में। ठीक है, तो आइए डिस्कस करते हैं बहुत ही बड़ा फंडा, बहुत ही बेहतरीन अंडरस्टैंडिंग, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज द डिस्टेंस एंड व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? आइए वो इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। डिस्टेंस क्या है? व्हाट इज द डिस्टेंस? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस इज टोटल, अगर कोई ऑब्जेक्ट टोटल पाथ ऑफ लेंथ, अगर कोई ऑब्जेक्ट है अपनी टोटल लेंथ कवर कर रहा है, तो उसको हम क्या करेंगे? डिस्टेंस करेंगे। इफ द ऑब्जेक्ट है कवर्ड टोटल पाथ, अब द ऑब्जेक्ट कवर टोटल लेंथ इज कॉल्ड द डिस्टेंस। अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी टोटल लेंथ कवर कर रहा है और टोटल पाथ कवर कर रहा है, तो उसको क्या करेंगे? कहेंगे वो डिस्टेंस है। ठीक है, और डिस्टेंस क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। आइए इस पहले स्केलर क्वांटिटी को डिस्कस करते हैं। स्केलर क्वांटिटी क्या है? व्हाट इज द स्केलर क्वांटिटी? अ क्वांटिटी व्हिच हैव द ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन। वो क्वांटिटी जिसको सिर्फ क्या है? मैग्नीट्यूड है, बट डायरेक्शन नहीं है, उसको हम क्या कहते हैं? स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। डायरेक्शन नहीं है, ठीक है, और उसको यूनिट तो होगा ही होगा। स्केलर क्वांटिटी को यूनिट होगा, नो डायरेक्शन, प्लस में क्या होगा? ओनली मैग्नीट्यूड होगा। और बेहतरीन इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें से आती है, और जो भी स्केलर क्वांटिटी होगी, यह नेसेसरी है कि वो स्केलर लॉ को फॉलो करे। स्केलर लॉ के लिए हम दूसरा वीडियो रखेंगे वेक्टर्स में। बस आप ये याद रखिएगा, स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जिसको मैग्नीट्यूड हो, नो डायरेक्शन ना हो और यूनिट भी हो, पर बट नेसेसरी कंडीशन क्या है? स्केलर लॉ को फॉलो करें। ठीक है, तो आइए डिस्कस करते हैं डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी क्यों है। और दूसरी पॉइंट ये डिस्कस करते हैं कि वेक्टर क्वांटिटी क्या है। वेक्टर क्वांटिटी डिस्कस करते हैं, फिर आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में भी फर्क समझना आएगा। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी क्या है? व्हाट इज द वेक्टर क्वांटिटी? देखिए, वो क्वांटिटी जिसको क्या है? डायरेक्शन भी है, अ क्वांटिटी व्हिच हैव अ डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड एंड प्लस यूनिट एंड प्लस नेसेसरी कंडीशन क्या है? एज वेल एज फॉलो द वेक्टर लॉ। वेक्टर लॉ हम वेक्टर्स में डिस्कस करेंगे। ठीक है, वेक्टर लॉ फॉलो करें। बस आप ये याद रखिएगा अभी तक के वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जिसको डायरेक्शन हो, मैग्नीट्यूड हो, यूनिट हो। ठीक है, उसको हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। और डिस्टेंस, आइए कुछ स्केलर क्वांटिटी के एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं। कौन कौन से एग्जांपल है? स्केलर क्वांटिटी का एक बेहतरीन फंडा है, एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट है कि लेंथ क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। कौन लेंथ स्केलर क्वांटिटी है? क्यों लेंथ स्केलर क्वांटिटी है वो मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि जब आप कपड़ा मापने कपड़ा लेने जाते हो, आप कहते हो कि हमें 1 मीटर कपड़ा चाहिए। वो आपको जो शॉपकीपर है आपको 1 मीटर कपड़ा देता है। क्या आप उससे ये कहते हो कि 1 मीटर कपड़ा तो चाहिए पर ईस्ट डायरेक्शन चाहिए? वो कहेगा, वो बेवकूफ तो नहीं हो गई? कपड़े को कोई डायरेक्शन थोड़ी होता है। 1 मीटर तो देता हूँ, 1 मीटर किसका यूनिट है? लेंथ का।
लेंथ तो मैं माप के आपको देता हूं, पर डायरेक्शन कहां हो, ये तो बेवकूफ क्वेश्चन है ना। तो याद रखिएगा लेंथ इज द स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि उसको मैग्नीट्यूड तो है 5 मीटर, 6 मीटर, 7 मीटर। सात क्या है मैग्नीट्यूड, मीटर क्या है यूनिट, यूनिट भी है, मैग्नीट्यूड भी है, बट डायरेक्शन नहीं है। दिस इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। और दूसरे नंबर स्केलर क्वांटिटी का एग्जांपल डिस्कस करते हैं मास। मास भी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। क्यों मास स्केलर क्वांटिटी है, अगर मैं अपना मास मालूम करने जाऊं और मैं किसी मशीन पे खड़ा हूं, मास मालूम करता हूं, वो बताती है कि 75 केजी आपका मास है, ठीक है। 75 केजी तो है, मैग्नीट्यूड भी है, यूनिट भी है, दो कंडीशन तो स्केलर क्वांटिटी फॉलो कर रहा है। पर डायरेक्शन क्या मैं ऐसे ही कहूंगा, मेरा 75 केजी वेट मास तो है, पर कल ईस्ट डायरेक्शन था, आज मेरा नॉर्थ डायरेक्शन में है। आपको लोग भी कहेंगे यार पागल तो नहीं हो गए, मास का डायरेक्शन थोड़ी होता है। ये तो बेवकूफ क्वेश्चन है, बेवकूफ का क्वेश्चन है, फुलिश का क्वेश्चन है, ये तो होता ही नहीं है क्वेश्चन। आप क्या कह रहे हैं, हमें ही नहीं समझ आ रहा, ठीक है। तो यही है इंपॉर्टेंट फंडा कि इसका क्वांटिटी वो क्वांटिटी, इट मींस इससे पता चल रहा है कि जो भी 7 फिजिकल क्वांटिटी होती है, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लुमिनस इंटेंसिटी, ये जो भी 7 फिजिकल क्वांटिटी होती है ना, बेसिक फिजिकल क्वांटिटी, ये दोनों क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। द 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटी नोन एज स्केलर क्वांटिटी, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, ठीक है। तो यही है इंपॉर्टेंट पॉइंट। हो इलेक्ट्रिक करंट भी यहाँ क्या है, आपकी स्केलर क्वांटिटी है। याद रखिएगा इलेक्ट्रिक करंट को डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है। क्या है, करंट फ्लो करता है पॉजिटिव से टू नेगेटिव, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज करंट फ्लो करता है, या पॉजिटिव हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल क्या करता है, करंट फ्लो करता है। डायरेक्शन भी है, उसको मैग्नीट्यूड भी है, उसको यूनिट भी है, फिर भी स्केलर क्वांटिटी है। व्हाई, क्योंकि स्केलर लॉ, क्योंकि ये वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करता, ये स्केलर लॉ को फॉलो करता है, इसलिए क्या है, ये स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। वो आगे वेक्टर्स में डिस्कस करेंगे, ये याद रख लीजिएगा। बस कोई पूछे आपको इलेक्ट्रिक करंट क्यों स्केलर क्वांटिटी है, उसको डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, यूनिट भी है, तो ये तो वेक्टर क्वांटिटी होनी चाहिए थी। पर आप कहेंगे ये स्केलर लॉ को फॉलो करता है, वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करता, इसलिए ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ठीक है। ये पार्ट ये भी कर लिया हमने। तो आइए डिस्कस करते हैं डिस्टेंस क्या है। पहले डिस्टेंस समझने, फिर इसको हम की पार्ट डिस्कस करेंगे। डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस इज द टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, या तो उसको हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट टोटल पाथ कवर कर रहा है, लेंथ कवर कर रहा है, उसको हम डिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। तो डिस्टेंस पे और डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है बिटवीन टू पॉइंट्स के बीच में, तो उसको हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फर्क क्या है, ये समझने, यही इंपॉर्टेंट। अगर आपको घर जा ए पॉइंट से बी पॉइंट तक कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने के लिए उसको 3 रास्ते हैं। एक बड़ा कर्व रास्ता जिसको पाथ 1 कहते हैं, एक सीधा रास्ता जो सीधा उसके बी पॉइंट तक जाता है, उसको पाथ 2 कहते हैं, और एक दूसरा कर्व रास्ता जिसको पाथ 3 कहते हैं। ऑब्जेक्ट ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाएगा, पाथ तीनों में कवर करेगा। इट मींस डिस्टेंस तीनों है, बिल्कुल डिस्टेंस तीनों है, पर फंडा क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है। देखो, अगर पहले पाथ पे जाएगा, ठीक है, पहले पाथ पे जाएगा, एक पॉइंट से बी पॉइंट, अगर जब पहले पाथ से जाएगा तो एक पॉइंट तक थोड़ा आगे चलेगा, फिर उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, फिर थोड़ा आगे चलेगा, फिर उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, क्योंकि कर्व पाथ है, एवरी पॉइंट पे उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो इसकी याद रखिएगा, ये पाथ तो कवर कर रहा है, कर ही रहा है, पर इसको ये पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है। दिस इज कॉल्ड डिस्टेंस। मैग्नीट्यूड तो कवर करेगा, मैग्नीट्यूड है, ठीक है, पाथ तो कवर कर रहा है, बिल्कुल। यूनिट भी है डिस्टेंस का, डिस्टेंस का यूनिट ऐसा यूनिट क्या मीटर है, डिस्टेंस का यूनिट भी है, बिल्कुल है, और ये पाथ तो कवर कर रहा है, बिल्कुल कवर कर रहा है, पर इसको पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है। दिस इज कॉल्ड डिस्टेंस। ये पहला पाथ क्या है, डिस्टेंस है आपका। दूसरे पाथ में क्या करता है, ये ए पॉइंट से बी पॉइंट तक सीधा बी पॉइंट तक जाता है, पर ये आप देखेंगे 3 ऑब्जर्वेशन करेंगे, यार ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जा रहा है, इसका एवरी पॉइंट पे पर्टिकुलर डायरेक्शन है, बिल्कुल डायरेक्शन है। लेंथ कवर कर रहा है, बिल्कुल, डिस्टेंस तो कवर कर रहा है, लेंथ तो कवर कर रहा है, बिल्कुल। पर याद रखिएगा, ये शॉर्टेस्ट भी है, बिल्कुल शॉर्टेस्ट भी है। तो यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर कोई ऑब्जेक्ट पाथ कवर करे, उसको पर्टिकुलर डायरेक्शन भी हो, ठीक है, और शॉर्टेस्ट भी हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तीसरे पाथ में क्या करता है, फिर भी कर्व पाथ है, पाथ तो कवर कर रहा है, पर उसको पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, दिस इज कॉल्ड डिस्टेंस, ठीक है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या है, बस सिर्फ डायरेक्शन का फर्क है। इट मींस डिस्प्लेसमेंट को पर्टिकुलर डायरेक्शन था, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट को पर्टिकुलर डायरेक्शन था, याद रखिएगा वो क्या, और मैग्नीट्यूड भी है, बिल्कुल है। तो याद रखिएगा ये डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्टेंस को मैग्नीट्यूड भी था, बिल्कुल, यूनिट भी है, बिल्कुल, और पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, तो ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। याद रखिएगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का जो यूनिट होता है वो क्या होता है,
वेरी इंपॉर्टेंट, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का जो यूनिट होता है ना वो क्या मीटर होता है। क्या है? मीटर होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थी जो हमने डिस्कस किया। और की पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। डिस्टेंस ऑलवेज इज अ पॉजिटिव, डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव होता है। डिस्टेंस के नॉट बी नेगेटिव, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, ये याद रखिएगा, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी कभी नेगेटिव नहीं होती। वन पॉइंट ये। दूसरी पॉइंट क्या है, याद रखिएगा कि डिस्टेंस ओनली रेस्ट कंडीशन में जीरो होता है। दूसरी कंडीशन में डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं होता है, डिस्टेंस ओनली रेस्ट कंडीशन में जीरो होता है। तो दूसरी पॉइंट। तीसरी पॉइंट को डिस्कस करते हैं। तीसरी पॉइंट क्या है कि याद रखिएगा डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। वो कैसे? जो तीन पाथ थे उसमें आप देख सकते हैं कि एनिमेशन में कि वो कर्व वाला पाथ उस शॉर्टेस्ट पाथ से बड़ा है, तो इसलिए डिस्टेंस ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट है, या डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से ग्रेटर होता है। तीसरी पॉइंट। फोर्थ पॉइंट क्या है? डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के एक ही कंडीशन में डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड के तभी इक्वल हो सकता है जब वो स्ट्रेट लाइन में दोनों हो। ठीक है, ये भी फोर्थ पॉइंट आप याद रख लीजिएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थी मैंने आपको बताई। फिर आप डिस्प्लेसमेंट के कुछ की पॉइंट्स पर डिस्कस करते हैं। डिस्प्लेसमेंट की कुछ की पॉइंट्स कौन कौन सी है? डिस्प्लेसमेंट में भी पॉजिटिव और में भी नेगेटिव। याद रखिएगा वेक्टर क्वांटिटी पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है। डिस्प्लेसमेंट में भी पॉजिटिव में भी नेगेटिव हो सकता है, बिल्कुल ठीक है। और एक पॉइंट तो ये रही। और दूसरी पॉइंट, डिस्प्लेसमेंट इज लेस देन द डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से लेस होता है, याद रखिएगा। दूसरी पॉइंट ये रही। तीसरी पॉइंट कौन सी है वो भी डिस्कस करते हैं। याद रखिएगा हम कुछ केसेस भी डिस्कस करेंगे आगे जाके, और कौन कौन से केसेस होंगे वो हम डिस्कस करेंगे, याद रखिएगा। ये इंपॉर्टेंट याद रखिए, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का जो रेशो होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के इक्वल होता है। ये भी पॉइंट याद रख लीजिएगा। और कौन कौन सी पॉइंट है याद रख लीजिएगा। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का जो रेशो होता है वो लेस देन इक्वल टू 1 होता है, जिसको हम लेस देन 1 यूनिटी भी कहते हैं, इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 1 यूनिटी कहते हैं, या ग्रेटर देन इक्वल टू 1 यूनिटी कहते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रख लीजिएगा। ये कुछ पॉइंट्स डिस्कस करें। आइए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के कुछ केसेस डिस्कस करते हैं। केसेस आइए याद रखें, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के केसेस डिस्कस करते हैं। केसेस ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ कर रहा है, ठीक है, तो उसमें डिस्टेंस क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। याद रखिएगा, पहले सर्कल की कुछ बात करते हैं। सर्कल के बेसिकली 4 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट 90 डिग्री का, दूसरा पार्ट 90 डिग्री का, तीसरा पार्ट 90 डिग्री का, चौथा पार्ट भी 90 डिग्री का। ये चारों 90 डिग्री के पार्ट मिलकर 360 डिग्री बनाते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो ये चारों 90 डिग्री मिलके 360 डिग्रीज बनाते हैं, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। हाँ, तो इसमें एक पॉइंट समझ आती है। याद रखिएगा, अगर चारों पार्ट में से 4 पार्ट हैं, टोटल पार्ट क्या है, 4 है, और उसमें से हम एक पार्ट की बात कर रहे हैं, सिर्फ क्या है 90 डिग्री की एक पार्ट की बात कर रहे हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट कहते हैं। अगर सर्कल के चारों पार्ट में से एक पार्ट की बात करते हैं, जो पहला पार्ट है, तो उसको हम क्या कहते हैं, ये क्वाड्रेंट सर्कल है। क्या है? क्वाड्रेंट सर्कल है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप भूलिएगा नहीं, कभी भी नहीं भूलिएगा। ठीक है, अगर चारों पार्ट में से दो पार्ट की बात करें, एक और दो मिला के 2 पार्ट की बात करें, तो उसको हम क्या कहते हैं, हाफ सर्कल, जिसको हम सेमी सर्कल कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, सेमी सर्कल। चारों पार्ट मिला के हम बनाते हैं, कंप्लीट सर्कल बनाते हैं। ठीक है, और 4 पार्ट में से 3/3 पार्ट की बात करें तो इसको क्या कहते हैं, 1/3 पार्ट ऑफ सर्कल, 1/3 पार्ट ऑफ सर्कल की बात। अगर आपको क्वाड्रेंट सर्कल में क्या कहता है, डिस्टेंस भी पूछ रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी पूछ रहा है। बेसिकली याद रखिएगा, रेडियन सिस्टम में हम कैसे डिग्री को लिखते हैं, 90 डिग्री को रेडियन सिस्टम में हम लिखते हैं पाई/2 रेडियन। ठीक है, और 180 डिग्री को पाई लिखते हैं, और 270 डिग्री को हम कैसे लिखते हैं, और 270 डिग्री को हम लिखते हैं 3π/2। ठीक है, थर्ड पार्ट को कैसे लिखते हैं, 3/4 पार्ट को रेडियन सिस्टम में कैसे लिखते हैं, 270 डिग्री को रेडियन सिस्टम में लिखते हैं 3π/2। ठीक है, ये पॉइंट है। और कंप्लीट सर्कल को कैसे लिखते हैं रेडियन सिस्टम में, 2π रेडियन। ठीक है, 360 डिग्री को 2π रेडियन लिखते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट 4 पॉइंट्स हो गई, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ठीक है, उसमें से आइए अब डिस्कस करते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे। अगर कोई सर्कल हो और आपको किसी भी पार्ट में डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, तो इसकी बहुत ही शानदार ट्रिक है, S इज इक्वल टू R थीटा। क्या है S, क्या है डिस्टेंस मालूम करना है, R क्या है रेडियन है, थीटा क्या है, थीटा लिखेंगे पर रेडियन सिस्टम में लिखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर मैं कंप्लीट सर्कल में क्या करता हूँ, पूरा कंप्लीट सर्कल में
डिस्टेंस मालूम करता हूं कि डिस्टेंस क्या है, तो आप क्या लिखेंगे, एस लिखेंगे सेम, आर लिखेंगे सेम, थीटा कंप्लीट सर्किल में थीटा कितनी होती है 360 डिग्री होती है, पर यहाँ थीटा जो है रेडियंट सिस्टम में लिखेंगे, 360 डिग्री को रेडियंट सिस्टम में लिखते हैं 2 पाई, तो हम लिख लेंगे 2 पाई, तो एस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, कंप्लीट सर्किल में डिस्टेंस आ जाएगा 2 पाई आर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और आप सारे सर्किल में अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी अगर अब मैं आपको एक फिर से करके दिखाऊं कि है सेमी सर्किल में डिस्टेंस क्या है, सेमी सर्किल में डिग्री कितनी होती है 180 डिग्री होती है, तो इस फिर से ट्रिक अप्लाई करेंगे, एस लेके सेम लिखेंगे, आर सेम लिखेंगे, तो थीटा किस लेके 180 डिग्री को रेडियन सिस्टम में लिखते हैं पाई बाय 2, तो पाई बाय 2 लिखेंगे तो डिस्टेंस आ जाएगा क्या पाई बाय 2 आर। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप सारे पे अप्लाई कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। आइए डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। आप इस केसेस में डिस्प्लेसमेंट कैसे मालूम कर सकते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और डिस्प्लेसमेंट की शानदार ट्रिक है, एस इज इक्वल टू 2 आर साइन थीटा बाय 2। अगर कोई सर्किल में आपको डिस्प्लेसमेंट मालूम करना है तो आप कौन सी ट्रिक यूज करेंगे, एस इज इक्वल टू आर साइन थीटा बाय 2। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो क्या लिखेंगे, एस सेम रखेंगे, 2 सेम रखेंगे, आर सेम लिखेंगे। अगर मैं कंप्लीट सर्किल में डिस्प्लेसमेंट मालूम करना चाहता हूं तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, आइए डिस्कस करते हैं। कंप्लीट सर्किल में आपको डिस्प्लेसमेंट मालूम करना है तो ट्रिक यूज करिए, एस इज इक्वल टू आर साइन थीटा, थीटा की जगह थीटा की प्लेस पे क्या लिखेंगे 360 डिग्री लिखेंगे और अपान 2 लिखेंगे, क्योंकि कंप्लीट सर्किल में क्या होती है 360 डिग्री होती है। याद रखिएगा डिस्प्लेसमेंट के केस में आपको थीटा के किस सिस्टम में लिखनी है, डिग्री सिस्टम में लिखनी है, ठीक है। तो 360 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, एस इज इक्वल टू 2 आर साइन 180 डिग्री, ठीक है। तो साइन 180 डिग्री किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है, तो एस डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, कंप्लीट सर्किल में 0 हो जाएगा। आइए हाफ सर्किल की बात करते हैं, डिस्प्लेसमेंट कैसे मालूम करेंगे, जिसको हाफ सर्किल को अदर नाम देते हैं सेमी सर्किल। सेमी सर्किल में डिस्प्लेसमेंट कैसे मालूम करेंगे, सेमी सर्किल में 180 डिग्री होती है, तो एस इज इक्वल टू शानदार ट्रिक जब मैंने आपको बताया, एस इज इक्वल टू आर साइन थीटा बाय 2, एस इज इक्वल टू आर साइन क्या लिखेंगे 180 लिखेंगे अपान 2 लिखेंगे, एस इज इक्वल टू आर साइन 90 डिग्री, एस इज इक्वल टू आर साइन 90 डिग्री 1 के इक्वल होता है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, एस इज इक्वल टू आर हो जाएगा। ऐसे आप सारों में मालूम कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये कभी भी नहीं भूलेगा। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए फिलहाल इस तरह डिस्कस करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अदर पार्ट कल ले आऊंगा और आपको बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच।